गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 23/10/20 के लिए है। हम सभी को पता है कि हमारा वर्कशीट 1 से सिलेबस शुरू हो चुका है, जिसमें लेसन 2 सूक्ष्म जीव अभी तक हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते आए हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा हमने, हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में और क्या योगदान होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, यहाँ मैं समझाने से पहले आपसे कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि आपको फिर समझने में आसानी हो। तो सभी बच्चे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल को लेके चले, तो अगर हम ये कहें हमें चॉकलेट खाना बहुत पसंद है ना। अगर हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम चॉकलेट मांगते हैं, तो हमें जो चॉकलेट खानी होती है, डेयरी मिल्क, फ्रूट एंड सिल्क, कुछ भी खानी होती है वो हमें दे देते हैं। अगर हम शॉपकीपर के पास जाएं और शॉपकीपर से कहें हमें चॉकलेट चाहिए, और वो हमें चॉकलेट की बजाय यदि हमें कोको बीज दे दे या हमें कोको पाउडर दे दे जिससे चॉकलेट बनती है, तो क्या हम उसको खाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें तो चॉकलेट खानी है, हम उसको नहीं खा सकते। पर है ना, ऐसा होता है ना। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कुछ ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्मोक पार्टिकल्स, और ऐसे बहुत सारी तरह तरह की गैसेस होती हैं। तो लेकिन हमेशा जब हम इनको यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑक्सीजन है, हम पता है हम सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यदि हम उसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जानी चाहिए? नहीं, पर ऐसा नहीं होता ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वातावरण से, वही जो हमारे पौधे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में वापस भी भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलती जा रही है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐसी जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह जो ऑक्सीजन का लेवल होता है एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा बना रहता है, हमेशा ही हमारे लिए ऑक्सीजन रहती है एटमॉस्फेयर में, है ना। तो बच्चों, ठीक आज हम वैसे ही पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नाइट्रोजन चक्र के बारे में, जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब वो बता रहे हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेशन ले, जैसे 78.3 समथिंग होती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं कि 78% जो होती है नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। जितने भी सजीव, मतलब जो भी जीव जिसमें जान होती है, जो सांस ले सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। कौन सी गैस आवश्यक होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, अब आगे क्या देखते हैं, आगे का लिखा हुआ है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिक का अहम मुख्य अवयव है। अब इनके नामों से मत घबराओ। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल सरल भाषा में ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोटीन बनने में, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो अमीनो एसिड के जो मुख्य बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक तत्व है, वो नाइट्रोजन है। ऐसी क्लोरोफिल, ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं जिससे डीएनए बनता है। हम सभी को पता है कि हर एक मनुष्य का अपना अपना डीएनए होता है ना। तो वो किससे बन रहा है? नाइट्रोजन से ही बन रहा है। तो ये विटामिन जो होते हैं वो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट एक बेसिक मुख्य अवयव है, मुख्य तत्व है, मुख्य अवयव है, अहम हिस्सा है, मुख्य अवयव है इन सबको बनने में। तो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, इन सब का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें पनीर है या दही है या फिर कोई कलाकंद है, तो इन सब का, अगर दूध बर्फ़ी है, तो इन सब का अगर हम बेसिक इंग्रेडिएंट देखें, अगर बेसिक ये देखें कि
किसकी बिना ये चीज़ बनेगी नहीं। तो वो दूध आ रहा है ना, खीर है, जैसे अगर दूध ही नहीं लेंगे तो क्या खीर बनेगी नहीं ना। तो ऐसे ही प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन का जो बेसिक की एलिमेंट होता है, जो बेसिक तत्व होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवयव होता है वो होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो ये चीज़ें बनेंगी ही नहीं। समझ में आया बच्चों इतना? तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बात बोली थी कि अगर हम मार्केट जाएं और मार्केट में से चॉकलेट लें और वो हमें चॉकलेट के बजाय हमें कोको पाउडर दे दे, कोको बीन्स दे दे, तो क्या हम वो खाएंगे? क्या हम उसको इतनी ही, क्या हम उसको खा पाएंगे जिस तरह से हम चॉकलेट खा पाएंगे? नहीं। तो ऐसे ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रोजन होती है, हम उसको सीधा उपयोग नहीं कर सकते। मतलब हम पौधे या जंतु उसको सीधा उपयोग नहीं कर सकते। हम ये सोचें जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायुमंडल में है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन हम नाइट्रोजन को वैसे नहीं ले सकते हैं। हमें नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हमारे शरीर में वैसे नहीं होती है। तो क्या होता है फिर, कैसे ऑब्जॉर्व होगी? तो पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम सरल शब्दों में बात करें, सरल से सरल शब्दों में, तो अभी तक हमने पढ़ा हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, जो कि सभी जिंदा लोगों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, सजीवों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक इंग्रेडिएंट, एक बेसिक तत्व एलिमेंट होता है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक अम्ल का, विटामिन का, जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने ये पढ़ा है कि पौधे जो होते हैं और जो जंतु होते हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। उसको लेने के लिए कैसे करते हैं, कैसे हम उसको ले पाते हैं, तो अब हम समझते हैं। हम जो जंतु होते हैं, हम मनुष्य जो होते हैं या हम जंतु जो हैं, वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? पौधों से लेते हैं। अगर हम सीधा सरल शब्दों में बात करें तो हम पौधों से लेते हैं, ठीक है। और पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? तो पौधे जो होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा लेते हैं। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम मनुष्य अपने लिए जो हमें नाइट्रोजन चाहिए कि हमारे शरीर में प्रोटीन भी बनता रहे, हमारे शरीर में विटामिन्स भी हों, हमारे शरीर में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए वगैरह भी हों, तो वो सब नाइट्रोजन से बन रहे हैं। तो हम अपनी नाइट्रोजन कहाँ से ले रहे हैं? अपने शरीर की नाइट्रोजन की कमी कहाँ से पूरी कर रहे हैं? पौधों से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, हम उससे नाइट्रोजन को ले रहे हैं। लेकिन पौधे कहाँ से नाइट्रोजन ले रहे हैं? क्योंकि पौधे भी तो वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे हैं डायरेक्टली। तो वो कहाँ से ले रहे हैं? वो वैसे ले रहे हैं जब उनका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। स्थिरीकरण मतलब कोई चीज़ फिक्स हो गई है, कोई चीज़ कहीं पर फिक्स हो गई है, तभी हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, अन्यथा हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पौधे कैसे लेते हैं? जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है तभी पौधे उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं। खा पाते हैं। अगर हम ये भी ना समझे तो पौधे उस नाइट्रोजन को खा पाते हैं। जब खाएंगे तब भी तो उनके शरीर में वो नाइट्रोजन आएगी, अगर हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझे तो, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या, जिसकी क्रिया के द्वारा पौधे नाइट्रोजन ले पाते हैं। क्योंकि जब पौधे नाइट्रोजन ले पाएंगे वायुमंडल से तभी तो हमें मिलेगी, क्योंकि हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है? पौधों से मिल रही है। और पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया से मिल रही है। तो अब हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है क्या। तो यहाँ पे अब सभी पढ़ते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सिंपल परिभाषा क्या है कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होती है, उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, मतलब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदलना। अब ये यौगिक नाम से घबराना नहीं कि पता नहीं ये यौगिक क्या है, जैसे एक नाम है नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब वो चीज़ में बदलना, उस चीज़ में बदलना जिसमें नाइट्रोजन के अंश हैं, ठीक है। इतना अगर हम सरल शब्दों में समझे कि वायुमंडल नाइट्रोजन को जब हम नाइट्रोजन के अंश में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में या नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, जिन्हें पौधे जो होते हैं आसानी से खा पाते हैं, ले पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ में आया बच्चों? अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये तो हमने पढ़ ली परिभाषा,
परंतु किंतु लेकिन अभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो कैसे रहा है, कहाँ पर हो रहा है, अब ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि पौधे कैसे ले रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो पता चल गया कि जब नाइट्रोजन, जो वायुमंडल नाइट्रोजन है, जब वो नाइट्रोजन के यौगिक में या नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल जाती है, जिसे पौधे ले पाते हैं, वो होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अभी कैसे हो रही है, तो ये 2 तरह से होती है, पहला तरीका और ये 2 तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है। पहला तरीका क्या है, फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। और कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब बच्चों यहाँ पे 2 तरीके बताए हुए हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे हो रहा है। तो पहले हम दूसरा तरीका पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। इसमें क्या है, जब बिजली कड़कती है, जब बिजली चमकती है, तो उसमें इतनी हाई एनर्जी होती है, इतनी हाई ऊर्जा होती है, जो जो अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड होती है। मतलब ये समझ लो नाइट्रोजन बहुत आपस में बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। जब बहुत जैसे कोई चीज़ कब टूटेगी, जब हम लोहे की चीज़ से वार करते हैं, है ना, जब हम किसी चीज़ को तोड़ना है, समझ लो ईंट को तोड़ना है, हाथ के मुक्के मारने से ईंट टूटेगी नहीं, टूटेगी फिर, लेकिन जब हम हथौड़े से तोड़ेंगे तो टूट जाएगी ना। तो ऐसे ही जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, वो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत टाइटली जुड़ी हुई होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा आपस में, तो जैसे ही बिजली कड़कती है तो बहुत सारी ऊर्जा आती है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से जो वो नाइट्रोजन जो आपस में बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वो टूट जाती है और वो नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में मिट्टी में फिक्स हो जाती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। समझ में आया ये क्या हो रहा है? मतलब बिजली के कड़कने से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि उसमें जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, वो अपने आप ही मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के रूप में फिक्स हो जाती है। अब दूसरा तरीका क्या बताया हुआ है, फलीदार पौधों के वर्ग की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। अब वो दूसरा तरीका बता रहे हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, वे सारे पौधे जिनसे हमें क्या मिलती है, जिनसे हमें जैसे सेम हो गई, मटर हो गई, दालें हो गई, हैं, और क्या हो सकती है, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, मेथी हो गई, अरहर हो गई। तो ये जितने भी जो ये पौधे होते हैं जिनसे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, उनकी पौधों में ना एक तो इनको कहते हैं फलीदार पौधे कहते हैं, इनको कहते हैं क्या, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो इनकी पौधों की जो जड़ें होती है ना, क्योंकि हमें पता है हर एक पौधा अपनी जड़ों से तो निकलता है ना, तो उनकी पौधों की जड़ों में एक राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। मतलब ये समझ लो कि फलीदार पौधे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर, उनकी जड़ों के अंदर एक प्रकार के जीवाणु रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु। और ये जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है ना, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, उसको मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि वो मिट्टी के अंदर उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। तो एक बार हम देखते हैं वो क्या होती है जड़ें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बच्चों, ये एक लेग्यूमिनियस प्लांट की जड़ें हैं। लेग्यूमिनियस प्लांट फलीदार पौधे प्लांट की जड़ें हैं। किसी की भी हो सकती है, मेथी की हो सकती है, सेम की हो सकती है, अरहर की हो सकती है, मटर की हो सकती है, ठीक है। इनकी जड़ों में आप देखो, ये गोले गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गोले गोले सबको दिखाई दे रहे हैं। ये गोले एक तरह से घर है, और घर किसका है, राइजोबियम नामक जीवाणु का ये घर है। तो इस वाले इन घरों में जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर जो ये गोल गोल घर है, उन घरों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। और वो जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है ना, वायुमंडल में उपस्थित, उसको नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में मिट्टी में बदल देते हैं। ये एक पौधा है मेथी का, जिसके अंदर ये दिखाया हुआ है, आप गौर से देखो तो इसमें ये दिखाए हुए गोले गोले दिख रहे हैं, ये गोले गोले, इन गोले गोलों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? और अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि मैडम, अगर खाली फलीदार पौधे ही नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं,
तो बाकी पौधे जिनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नहीं है, जिनकी जड़ों में भाई ऐसा कोई भी जीवाणु नहीं रहता, तो उनको कहाँ से नाइट्रोजन मिल रही है उन पौधों को? तो बच्चों उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं, नॉस्टक होते हैं, एनेबीना होती है, बहुत सारे ऐसे जीवाणु शैवाल होते हैं जो मिट्टी के अंदर वायुमंडल जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो जिन पौधों की रूट्स के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु नहीं होते हैं, तो उन पौधों को मिट्टी से नाइट्रोजन उन बैक्टीरिया या उन जीवाणु की मदद से मिलती है जो मिट्टी के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जैसे नीले हरे शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नॉस्टॉक, एनोबिना, ठीक है। इस तरह मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और दूसरी क्रिया कौन सी थी कि बिजली के कड़कने से भी वायुमंडल नाइट्रोजन की यौगिक में स्थिरीकरण मिट्टी में होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अभी तक ये इतने अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पे दिखाया है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नाइट्रोजन में 78% मात्रा होती है नाइट्रोजन की वायुमंडल में, और ये मात्रा हमेशा ही स्थिर रहती है, हमेशा ही सेम रहती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये कहें कि मिट्टी वायुमंडल नाइट्रोजन को बिजली के कड़कने से और नीले हरे शैवाल या जीवाणु द्वारा, राइजोबियम जीवाणु द्वारा मिट्टी के अंदर उनका स्थिरीकरण हो रहा है, तो ऐसे तो वायुमंडल से नाइट्रोजन कम होती जानी चाहिए धीरे धीरे कि भाई मिट्टी में उसका स्थिरीकरण हो रहा है तो वायु में से कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार ऑक्सीजन साइकिल के अंदर हम मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, और फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये चक्र चलता ही रहता है। इस तरह ऑक्सीजन की मात्रा भी पूरे वायुमंडल में कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो ठीक ऐसे ही नाइट्रोजन की मात्रा भी स्थिर रहती है कि जो वायुमंडल नाइट्रोजन होती है वो कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। ऐसे ही इसके अपोजिट, इसके विपरीत कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो मिट्टी में स्थित नाइट्रोजन यौगिक को वापस से वायुमंडल नाइट्रोजन में बदल देते हैं। आ रहा है समझ में कि मतलब ये नाइट्रोजन का चक्र होता है कि कुछ जीवाणु तो वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर रहे हैं, ऐसे ही मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो जीवाणु मिट्टी में ऑलरेडी जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, उसको वापस से वायुमंडल नाइट्रोजन में भेज देते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, जिसके कारण हमारी नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है 78% ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेशन में वो स्थिर रहती है। तो चलो अब हम ये पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। सभी बच्चे ये बहुत ध्यान से देखेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में सभी, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है वायुमंडल नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारी जो साइकिल है वो यहाँ से शुरू हो रही है, और मैं सबको बता दूँ जब हम साइकिल को पढ़ते हैं तो हम एरो को देखते हैं कि कौन सा एरो कहाँ की तरफ जा रहा है। तो हमारी जो साइकिल है वो सभी देखेंगे हमारा एरो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी साइकिल कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे हो रही है, और कहाँ पे वापस आ रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये घूम के वापस नाइट्रोजन पे ही ख़त्म हो रही है। तो अब सभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे कि वायुमंडल नाइट्रोजन जो कि 78% थी, वो पहले देखो पहले कहाँ जा रही है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब बताया हुआ है कि तड़ित मतलब बिजली के चमकने से उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या बताया हुआ है कि वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो रहा है। अब वो बता रहे हैं कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसका मिट्टी में स्थिरीकरण किसकी मदद से हो रहा है, तो वो हो रहा है जीवाणु, जो हमने पढ़ा था राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। अब आगे हमें ये बताया हुआ है कि जो बिजली से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा था और जो जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण हो रहा था वो कहाँ जा रहा है। तो जो भी स्थिरीकरण जीवाणु या नीले हरे शैवाल द्वारा हो रहा था,
तो वो क्या कर रहे थे, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन करना। तो मतलब यहाँ पे वही बताया हुआ है कि वायुमंडल नाइट्रोजन को जीवाणु और बैक्टीरिया और जो नीले हरे शैवाल थे उनकी मदद से वो नाइट्रोजन को उनके यौगिक में बदल रहे थे और उसको मिट्टी में स्थिर, मिट्टी में फिक्स कर रहे थे। और ऐसे ही वो बिजली के कड़कने से आ रही है। तो यहाँ पे अब ये दोनों जगह आके कहाँ, किसके अंदर मिल गई, वो अब यहाँ पे आके मिल रही, जिनमें दोनों ने एक ही चीज़ बना दी। तो क्या बना दिया कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक अब दो क्रिया द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी के अंदर उसके नाइट्रोजन के यौगिक आ गए। अब हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम मनुष्य अपनी नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। और पौधे कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। तो अब पौधे की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, जड़ तंत्र द्वारा, मतलब पौधे जो भी मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, पानी होते हैं, वो जड़ों द्वारा तो अवशोषित करते हैं। अवशोषित मतलब चूसते ही तो हैं, जड़ों द्वारा तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जब हम पौधे को मिट्टी में गाड़ते हैं तो अपनी जड़ों द्वारा ही वो नाइट्रोजन के यौगिक लेते हैं और इस तरह पौधे के पूरे भाग में हर जगह नाइट्रोजन आ जाता है, जिससे वो भोजन बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, दालें बनाते हैं, सेम, मटर। तो जो भी चीज़ें पौधे से बनेंगी उन सब में वो नाइट्रोजन आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, है ना। जैसे एक माँ से जब एक शिशु बनता है तो ये होता है ना कि सारे अंग जो माँ में होते हैं वो बच्चे में भी आ जाते हैं, है ना, बच्चे में भी तो बनते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही जब मिट्टी में उपस्थित जो भी खनिज पदार्थ होंगे, तत्व होंगे, जब वो पौधे अवशोषित करेगा तो वो पौधों में भी आ जाएंगे और पौधों से जब उसके फल बनेंगे, चीज़ें बनेंगी तो उनमें भी चले जाएंगी। तो यही हुआ, जब उसने नाइट्रोजन अवशोषित कर ली तो वो पौधों में आ गई और पौधों में आ गई। अब क्या हुआ, पौधे द्वारा अवशोषण के बाद क्या हुआ, अभी हमारा यहाँ पे जा रहा है कि जंतुओं द्वारा पौधे को खाना। अब जंतुओं ने क्या किया, पौधों को खा लिया। हर्बीवोरस जो थे ये उन्होंने क्या किया, सबने पौधों को खा लिया, ठीक है। अब पौधों को खा लिया, फिर क्या हुआ, फिर पौधों को जब खा लिया तो पौधों का नाइट्रोजन जंतुओं में आ गया। अब आगे क्या बताया हुआ है, अब इसमें देखेंगे कि उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। मतलब अब वो कह रहे हैं जंतुओं ने क्या कर दी, पॉटी कर दी, टॉयलेट कर दी। उत्सर्जन मतलब अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। तो एनिमल्स और ये सब भी तो अपने शरीर से पॉटी करते हैं, टॉयलेट करते हैं। और उसके अलावा जीवों की मृत्यु हो गई। अब जो जीव थे वो मर गए। जब जीव मर गए तो उनमें भी तो नाइट्रोजन थी, तो कितना सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट इकट्ठा हो गया, है ना। अपशिष्ट इकट्ठा हो गया क्योंकि जो चीज़ मर गई, जो चीज़ शरीर में से निकल गई, तो सब में ही वो भाग था ना, वो अंश था नाइट्रोजन का, तो वो नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट हो गया। तो फिर अब क्या हुआ उन अपशिष्ट का, तो फिर उस अपशिष्ट में वो उन्होंने क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो नाइट्रोजनस अपशिष्ट जो था और जो उत्सर्जन तो था वो उसमें कुछ जीवाणु की मदद से वो दोबारा से किस में बदल दिया, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया। मतलब जो भी नाइट्रोजनस अपशिष्ट था, जो पॉटी करी, टॉयलेट करी और जैसे जीव मर गए तो उनके शरीर में भी नाइट्रोजनस अपशिष्ट था, फिर उसमें कुछ जीवाणु की मदद से वो दोबारा से उन्होंने क्या किया, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया, मतलब नाइट्रोजन के अंश में बदल दिया, सिंपल सरल शब्दों में। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल गया तो सबसे आखिरी में वो कहाँ गया, ऊपर देखो कहाँ गया, वो यहाँ पे आ गया। एरो हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो एरो हमारा कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो कि जब वो मिट्टी में बदल गई फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। फिर हमने स्टार्टिंग में ही सुना था कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको पहले मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, और फिर कुछ जीवाणु विपरीत कार्य करते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित होती है यौगिक के फॉर्म में, उसको वापस से वायुमंडल नाइट्रोजन में भेज देते हैं। तो वो यहाँ पे यही बताया हुआ है जब कि वो किसके द्वारा हो रहा है, कुछ जीवाणु द्वारा हो रहा है। तो कुछ जीवाणु द्वारा जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक थे उसको वापस से गैसीय नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दिया जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, उसके बाद देखो ऊपर एरो दिखाया हुआ है हमें, फिर ये वापस से किस में आ गई, वायुमंडल नाइट्रोजन में आ गई। तो ये चक्र जो है बच्चों चलता रहता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सरल शब्दों में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं।
वायुमंडल नाइट्रोजन दो क्रिया द्वारा मिट्टी में उसकी यौगिक में बदल जाती है। पहली होती है बिजली के चमकने से, दूसरा जो होती है जीवाणु और नीले हरे शैवाल की मदद से। कुछ प्रकार के जीवाणु जो होते हैं राइजोबियम जीवाणु, जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। इसके विपरीत और कौन से जीवाणु, अलग जीवाणु होते हैं, नॉस्टॉक, एनोबिना, नीले हरे शैवाल, वो उन पौधों के लिए मदद करते हैं जिन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु नहीं होते हैं, तो वो उनको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाती है तो वो पौधों द्वारा अपनी जड़ तंत्र से ले ली जाती है। फिर उन पौधों को जंतु खा लेते हैं। फिर वो जंतु जब उत्सर्जन करते हैं और वो मर जाते हैं तो नाइट्रोजनियस अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसको दोबारा से जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक में मिट्टी में ही बदल देते हैं। और क्या करते हैं, फिर कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, फिर कुछ जीवाणु उसको वापस से नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो लगभग 78% अप्रॉक्सीमेशन में रहता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर यही सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, ये सब आप अपनी बार खुद से रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। प्रश्न 1, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो बच्चों फलीदार पौधों की जड़ों में हमेशा एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जो हमने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु। ये आपका किसका आंसर हो गया, पहले का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की किन किन विधियों द्वारा होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन जो वायुमंडल नाइट्रोजन जो होती है कैसे वो मिट्टी में उसका स्थिरीकरण हो जाता है, तो किन किन विधियों द्वारा होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये पढ़ा था 2 विधियों द्वारा होता है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यहाँ पे पहले परिभाषा दी हुई है, फिर इसकी 2 विधियाँ बताई हुई है कि फलीदार पौधों की वजह से होता है और बिजली के कड़कने से होता है। तो ये दूसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। अब हम सभी प्राणी मतलब जो भी सजीव हैं, जिंदा लोग हैं, जो सांस लेते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो बच्चों ये हमने बहुत अच्छे से देखा था कि नाइट्रोजन, थोड़ा सा रब कर दे तो ताकि आपको क्लियर से दिखाई दे। तो यहाँ पे ये हमने भी देखा था कि नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिक का अहम मुख्य अवयव है, क्योंकि ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है इन सबको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, क्लोरोफिल को, न्यूक्लिक अम्ल को, विटामिन को, तो जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है सभी सजीवों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट करिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पूरा नाइट्रोजन चक्र बनाना है कि ये नाइट्रोजन चक्र क्या है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, मैं इसका आंसर 4 लिख देती हूँ। ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन में उसकी मात्रा कैसे स्थिर रहती है, तो आप सिंपल और सरल शब्दों में ये लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ जीवाणु द्वारा, जैसे कि राइजोबियम हो गया और नीले हरे शैवाल द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, इसके विपरीत कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को वापस से गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको बस ये 2 बातें लिखनी हैं कि सरल शब्दों में अगर हम बोले तो वायुमंडल नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन यौगिक में स्थिरीकरण करते हैं। फिर सीधा क्या करना है, ऐसा गोला सा लगा देना, लंबी सी लाइन। फिर क्या होता है, फिर इसके विपरीत क्या होता है, कुछ जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को वापस से गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये 2 क्रिया जो होती है चलती जाती है। इतना समझ में आ रहा है। ये 2 क्रिया बेसिकली मुख्य 2 क्रिया है जिसकी वजह से नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। आई होप बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा गंदा हो गया है लेकिन समझ में आ गया होगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। और अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ ना आए, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बार ये वर्कशीट आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको ये नाइट्रोजन चक्र पूरे अच्छी तरह से याद रहे, समझ में रहे। और बच्चों इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। अगर हम समझ के करेंगे तो हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।